ये तैयारी का प्रोसेस होता है। आपको आज लगेगा कि हाँ, अरे क्यों नहीं होगा सिलेक्शन, बिल्कुल होगा। कल को लगता है कि अरे मुझसे नहीं होगा। मैं भी यही सोचता था कि जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं, पता नहीं कहाँ से आते हैं, पता नहीं किस प्लेनेट से आते हैं। लेकिन हकीकत में हम और आप ही होते हैं वो जो सिलेक्शन होता है जिनका। असल में किसी बच्चे में कोई डिफरेंस नहीं होता, बस हम मेहनती भी सारे होते हैं, सारे एक चीज़ पढ़ते भी हैं, सेम लेवल के बच्चे होते हैं। बस ये होता है कि फ़र्क सिर्फ़ संयोग का होता है। मेरे अच्छे थे, आपके भी अच्छे हो जाएँगे एक दिन। बेशक एक डर सी भरी होती है, जैसे मॉक इंटरव्यू करते समय या फिर लोगों से बातचीत करते समय थोड़ा सा एक माहौल नहीं मिल पाता है। तो उस टाइम अपने आप को कैसे स्टेबल करना चाहिए, कैसे एकाग्रचित करना चाहिए, कैसे हॉल में एंट्री करनी चाहिए, कैसे सामने वाला जो बैठा है, जो जज है हमारा, तो उससे कैसे बातचीत करनी चाहिए, माहौल क्या है उस समय, अपने अंदर माहौल क्रिएट कैसे करना चाहिए। देखिए, मॉक इंटरव्यू में आपको यही सारी चीज़ें बताई जाती है कि आपको एंट्री कैसे करनी है, एग्ज़िट कैसे लेना है, आपको बोलना कैसे है, अपने आप को प्रेज़ेंट कैसे करना है, कॉन्फिडेंस लेवल कैसे मेंटेन करना है, आई कॉन्टैक्ट बनाना है, किसी क्वेश्चन के आंसर कैसे देने हैं, कितना देना है, कब देना है, किस आंसर का क्वेश्चन नहीं देना है। यही सारी चीज़ें आपको मॉक इंटरव्यू में बताई जाती हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द गंगा टीवी न्यूज और इस वक्त हमारी मौजूदगी प्रयागराज में है। हमरा लगत बबुआ डीएम हुई हैं, सीएम हुई हैं, पीएम हुई हैं और आज बबुआ जज बन गए हैं। हमारे साथ अहद जी हैं और इनके पिताजी हैं। इनकी जो संघर्षों की कहानी है साहब, एक पंचर की दुकान से शुरुआत होती है और कहीं ना कहीं मेहनत कोशिश करते करते एक बड़ा सपना देखते हैं और सपने को साकार कर जाते हैं। अहद जी, सबसे पहले अहद जी आपका बहुत बहुत स्वागत। जी, जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये पिताजी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। बहुत शुक्रिया जी। इनकी कहानी है साहब कि ये पिताजी हैं जो पंचर की दुकान रखे हुए हैं और काफ़ी मेहनत करते हैं। मेहनत करते करते ये अपने बच्चों को कहीं ना कहीं एक नई दिशा देने के लिए जितनी हो सकती थी उतनी मेहनत की और इनके मेहनत के बदौलत आज अहद जज बने। कहीं ना कहीं लोग जैसे कि भी ट्रेंड चल रहा है कि हमरा लगा तो बबुआ डीएम बनी है, सीएम बनी है, आज आपका बबुआ जज बन गया है, कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। कहने के लिए तो लोग कहते हैं कि उड़ाने वही भरते हैं जिनके पंखों में दम होता है और मंजिलें उन्हीं को मिलते हैं जिनका हौसला बुलंद होता है। क्या कैसे मानते? जी हाँ, ये सही बात है। अगर आपके अंदर हौसला है तो आप बिना पर के भी उड़ सकते हैं। हाँ। ये वाकई सही बात है। अगर आपके अंदर हौसला है तो आप गरीबी से अपने आप को निकाल के एक अच्छी जगह अपने आप को ले जा सकते हैं, और वो है शिक्षा। जी बेशक ना। जी, थोड़ी सी बात कर लेते हैं पिताजी से। क्या नाम हुआ आपका? शहजाद अहमद नाम है हमारा। यही दुकान हम चलाते हैं, 40 साल से चलाते चले आ रहे हैं। आज अभी भी चला रहे हैं, फिर आगे देखा जाएगा। लेकिन अब मौसम बदल रहा है साहब ना, परिवर्तन हो रहा है, कैसे ना? जी बदल तो रहा है। बदल रहा है। अच्छा, अगर बात करें परिवार में तो बच्चों की संख्या कितनी है? 3 लड़के 1 लड़की है। 3 लड़के 1 लड़की। हाँ। और पढ़ाई लिखाई कैसे आपने बच्चों की करवाई और मतलब कैसे क्या था? बस इसी दुकान से किसी तरह अपना काट कपट के अपना काम खर्च में चलाकर और बचा बचा के लोगों को देते रहे और ये पढ़ते रहे। जी, तो तीनों बेटे में से कौन अभी किस पोजीशन पे है और क्या करता है? वो बड़ा लड़का सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कंप्यूटर काम करता है, अपनी खुद की कंपनी चलाता है। अच्छा। और दूसरे नंबर पे ये है। अच्छा। तीसरे में एक छोटा लड़का प्राइवेट बैंक में ब्रांच मैनेजर है, रायबरेली में। क्या मानते हैं साहब, लगातार मैं कहता यही चला रहा हूँ कि गांव से ही शहर बनता है, क्या मानते हैं गांव से शहर बनता जी हाँ, बिल्कुल। एक यूनिट होती है गाँव, तो उसी से शहर बनता है कंबाइंड होके। है ना? ये बेसिक स्ट्रक्चर है ये गाँव किसी भी नेशन का, किसी भी स्टेट का। जी। बेशक लोग गांव का हवाला देते हैं, कभी ये कहते हैं कि गांव में वो उस तरीके का माहौल नहीं मिल पाता है और जिससे कि हम पढ़ाई करके एक बड़ा सपना देखें, सपने को साकार करें, और माँ बाप को भी कभी कभी लोग दोषी बना देते हैं। ये कहते हैं कि माँ बाप की वजह से हमारा परिवार, फैमिली बैकग्राउंड तो वो इतना स्टेबल नहीं था, इतना मजबूत नहीं था, जिसकी वजह से मैं आज ये नहीं कर पाया, नहीं तो मैं ये नहीं ये होता। ऐसी बातें तमाम निकल गया। जी बिल्कुल, लेकिन मेरे केस में उल्टा है। अगर माँ बाप साथ नहीं होते, भाई साथ नहीं होते, मैं घर पे ना होता तो मेरा सिलेक्शन ना होता। लोग घर से भागते हैं कि हाँ गांव से शहर जाएं। मैं शहर से भाग आया कि यही हमारे लिए बेहतर है, क्योंकि वहाँ मुझे खाना पीना पकाना, हर काम करना 5-6 घंटे दिन में मिल पाते थे पढ़ने के लिए। लेकिन यहाँ मुझे इन लोगों ने भरपूर टाइम दिया कि आप पढ़िए, जितना पढ़ना हो सके, जितना टाइम दे सकते हैं। अगर तो ये लोगों की वजह से। बेसिक स्टार्ट कहाँ से की और किस तरीके से आपने मेहनत की और मेहनत करके आज सिविल जज बन गए?
जी, मेहनत तो मैंने एलएलबी के बाद ही शुरू किया कि हाँ, जब लॉकडाउन लग गया तो उस वक्त मैंने सोचा कि तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि वकालत को मैं देख चुका था कुछ दिन, 3-4 महीने, और देख चुका था कि हाँ, अगर आपके पास लीगल बैकग्राउंड नहीं है तो ये कितना मुश्किल होने वाला है। मेरे सीनियर ने मुझे पहले ही बता दिया था कि बेटा सब्र से चलना, क्योंकि लीगल बैकग्राउंड नहीं है आपके यहाँ तो आपको बहुत वक्त लग जाएगा। मैं डर गया था, मुझे सोचा कि अगर एक सरकारी नौकरी मिल जाए तभी बेहतर है। तो मैंने पीसीएसजे की तैयारी शुरू की और उसके बाद फिर उसी पे मेहनत किया और सफलता खैर मिली, बहुत अच्छी बात है। उन तमाम लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे, उन तमाम बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे जिनका सूरज रोज उगता है और रोज ढल जाता है? देखिए, तैयारी का प्रोसेस होता है। आपको आज लगेगा कि हाँ, अरे क्यों नहीं होगा सिलेक्शन, बिल्कुल होगा। कल को लगता है कि अरे मुझसे नहीं होगा। मैं भी यही सोचता था कि जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं पता नहीं कहाँ से आते हैं, पता नहीं किस प्लेनेट से आते हैं, लेकिन हकीकत में हम और आप ही होते हैं वो जो सिलेक्शन होता है जिनका। असल में किसी बच्चे में कोई डिफरेंस नहीं होता, बस हम मेहनती भी सारे होते हैं, सारे एक चीज़ पढ़ते भी हैं, सेम लेवल के बच्चे होते हैं। बस ये होता है कि फ़र्क सिर्फ संयोग का होता है। मेरे अच्छे थे, आपके भी अच्छे हो जाएंगे एक दिन। जी। इस तैयारी को कैसे देखते हैं और एक अगले शख्स को कैसे इस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, स्ट्रेटजी कैसे कवरेज करनी चाहिए? जी, 3 पार्ट में सेंस एग्जाम होता है इसका, प्री मेंस इंटरव्यू। प्री के लिए तो मैं कहूँगा कि बेयर एक्ट के अलावा कहीं मत जाइए, सिर्फ बेयर एक्ट पढ़िए और क्वेश्चन पेपर लगाइए, क्वेश्चन पेपर लगाइए। और मेंस के लिए आप अपना नोट्स बनाइए खुद का, उसको पढ़िए, जितना हो सके उसको रिवाइज कीजिए और टेस्ट सीरीज जरूर कीजिए। और मॉक इंटरव्यू के लिए भी मॉक इंटरव्यू जरूर दीजिए, हो सके तो 10-12 इंटरव्यू दीजिए, सिलेक्शन आपका पक्का रहेगा। जी। एक डर सी भरी होती है, जैसे मॉक इंटरव्यू करते समय या फिर लोगों से बातचीत करते समय थोड़ा सा एक माहौल नहीं मिल पाता है, तो उस टाइम अपने आप को कैसे स्टेबल करना चाहिए, कैसे एकाग्रचित करना चाहिए, कैसे हॉल में एंट्री करनी चाहिए, कैसे सामने वाला जो बैठा है, जो जज है हमारा, तो उससे कैसे बातचीत करनी चाहिए, माहौल का उस समय अपने अंदर माहौल क्रिएट कैसे करना चाहिए? देखिए, मॉक इंटरव्यू में आपको यही सारी चीज़ें बताई जाती है कि आपको एंट्री कैसे करनी है, एग्जिट कैसे लेना है, आपको बोलना कैसे है, अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना है, कॉन्फिडेंस लेवल कैसे मेंटेन करना है, आई कांटेक्ट बनाना है, किसी क्वेश्चन के आंसर कैसे देने हैं, कितना देना है, कब देना है, किस आंसर का क्वेश्चन नहीं देना है, यही सारी चीज़ें आपको मॉक इंटरव्यू में बताई जाती हैं। मेरे हिसाब से आपको बोर्ड के मेंबर के साथ बिल्कुल रिस्पेक्टफुल बिहेवियर रखना चाहिए अपना, और उनके सामने आप आई कांटेक्ट बना के रखिए। जब उनका बोलना बंद हो जाए तब आप अपने आंसर की शुरुआत कीजिए। आप ब्रेक लीजिए 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए उनके क्वेश्चन और अपने आंसर्स के बीच में, टू द पॉइंट जवाब दीजिए। और आपके अंदर सबसे बड़ी ये हैबिट तब आएगी जब आप बोलने का ट्राई करेंगे अपने सोसाइटी के बीच में, अपने लोगों से। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, आप अपनी बातों में, आपकी बातों में दिखना चाहिए कि आप पढ़े लिखे हैं और आप जज बनने के काबिल हैं। बिल्कुल जी, इस तरीके से। जी। जैसे आपने एंट्री की थी, क्योंकि गांव का माहौल आपके साथ रहा, लोगों से उठना बैठना था, तो सबसे पहले पढ़ाई की बात कर लेते हैं। पढ़ाई कितना घंटा करते थे और कैसे करते थे? ये पढ़ाई मैंने यहीं की, और पढ़ाई में लगभग रेगुलर डेज में तो मैं 6 से 8 घंटे पढ़ाई कर लेता था डेली बेसिस पे, चाहे वैकेंसी आ रही हो ना आ रही हो, लेकिन पढ़ाई तो तय थी कि पढ़ना तो है ही है। और उसके बाद जब से नोटिफिकेशन आया वैकेंसी का, तब से 10 से 12 घंटे मैंने पढ़ाई की है, तब तक जब तक मेंस हो नहीं गया। जी, ऐसे ही लगातार 8 से 12 घंटे पढ़ाई। जी, पढ़ाई के बीच कभी ऐसा लगा कि नहीं अब नहीं होगा, होपलेस, कभी होपलेस हुई? जी, बिल्कुल होपलेस हमेशा होता था, और सब होते हैं, लगता है कि अब नहीं होगा, अब हमसे नहीं होगा। ज़्यादातर बैठ नहीं सकते हैं, कब तक बैठे रहेंगे घर पे, तैयारी पता नहीं कब वैकेंसी आए, और यहाँ लेट हो रहा है, वकालत में करियर अगर ना बना पाए तो क्या होगा। तो ये बहुत असमंजस की स्थिति थी कि कैसे करना है, क्या करूँ। हर वक्त यही टेंशन रहती थी तैयारी करते वक्त, पढ़ाई करते वक्त, कि पता नहीं क्या होगा, और तैयारी कर भी रहा हूँ, पता नहीं सिलेक्शन हो कि ना हो, नहीं तो वही हो कि फिर लौट के जाएँ वकालत करने, तो उसमें भी एक दिक्कत हो जाती है। माहौल कैसे बना? तो यही था कि लगे रहे कि किस्मत को मान के लगे रहे कि हाँ, किस्मत में होगा तो मिलेगा ही, और मेहनत करते रहे और सिलेक्शन हो गया। यानी कि कोशिश करो तो मंजिलें मिल ही जाती हैं, और एक कदम चलो 2-3 कदम चल ही जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, पढ़ाई के दौरान मम्मी कितनी बार डांटती थी और कितनी बार मुझे मार और कभी खाए हैं कि नहीं खाए? नहीं, बचपन में मार खाते थे, 8 के पहले जब क्लास 8 थे। अम्मी तो नहीं, पापा मारते थे। हाँ, लेकिन वो सब ऐसे ही काम के सिलसिले में। हाँ, लेकिन उसके बाद फिर जब से डांट वोट कुछ नहीं, कभी नहीं, कुछ नहीं।
क्योंकि डांटने से नहीं, जब तक आपके अपने अंदर इंटरनल मोटिवेशन नहीं आएगा, आपके घर वाले या कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर कितना भी आपको बोल ले, आप वो माचिस की तरह जलेंगे, फुर्रा से बुझ जाएंगे अगले दिन। लेकिन अगर आपके अंदर इंटरनल मोटिवेशन है तो आप कर जाएंगे। यानी कि खुद पे भरोसा होना चाहिए। बिल्कुल, काफी। खुद पे भरोसा होना चाहिए और अंदर से आपको लगना चाहिए कि मुझे क्यों करना है। क्यों करना है? सदैव सवाल एक ही आपके अंदर होना चाहिए, वो है क्यों। क्यों, कब, कैसे। जी बिल्कुल, जी मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपको नहीं पता है कि मुझे क्यों करना है तो आप नहीं कर पाएंगे। अगर आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन है कि अरे मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, ये कर लूँगा, तो मुश्किल है। लेकिन अगर आपके पास रास्ता एक ही है तो आप कर ले जाएंगे। यानी कि एक के साथे सब साधे सब जाए, ऐसी कुछ कहावत आपने सुनी? हाँ 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 हाँ, सही बात है। यानी कि एक चीज के लिए पहले अड़ जाइए। हाँ, मैंने एक बात सुनी थी कि विकल्प संकल्प की हत्या कर देता है। अगर मेरा संकल्प है पीसीएसजी की तैयारी करना तो मुझे कुछ और नहीं सोचना है। अगर विकल्प रखेंगे तो संकल्प खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास यही नहीं था, विकल्प ही नहीं था। ये मेरे अलावा कोई रास्ता ही नहीं था मेरे पास इसके अलावा। करता क्या मैं, लीगल बैकग्राउंड था कि नहीं कि वकालत में सक्सेसफुल हो जाता। थोड़ी सी पिताजी से भी बात कर लेते हैं। पढ़ाई के दौरान कभी इनको जबरदस्ती डांटना पड़ा रहा हो या फिर कहना पड़ा रहा हो, क्या पढ़ नहीं रहे हो, बदमाशी कर रहे हो, या फिर इनके अंदर कैसे लगता था जब ये पढ़ते लिखते? ये कक्षा 8 तक यहाँ थे। अच्छा। उसके बाद जीआईसी चले गए। तब तो छोटे थे तो डांटना मारना तो कुछ था ही। काम भी करवाते थे। सब कुछ करते थे। हाँ, काम करते थे। सामान वामान भी यहाँ चले जाते थे, ले आते थे। काम घर का भी करते थे, पढ़ते भी थे। हाथ बटाते थे आप? नहीं, हाथ बताते थे। और कक्षा 8 के बाद चले गए शहर, तो फिर कहाँ। स्वभाव कैसे लग रहा था उस टाइम? अच्छा लग रहा था। हाँ। क्या लग रहा था कि लड़का होनहार है? हाँ, कि भाई अपने से गया शहर पढ़ने तो सोचे कुछ ना कुछ तो बनेगा ही। मिनोरिटी एक जिस तरीके से अपने हाथ थोड़ा सा देखा जाता है कि मुस्लिम वर्ग का बच्चा है, या फिर लोग जो है थोड़ा सा दब जाते हैं पढ़ाने लिखाने की। उसमें वैसे भी बच्चों को भी हम थोड़ा सा देखते हैं कि उनका अलग थोड़ा सा वो आ जाता है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। पढ़ाना तो सबको चाहिए। बिना पढ़ाए कहाँ आगे बढ़ेगा। जो पढ़ेंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे भी नहीं। पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा। तभी बढ़ेगा इंडिया ना? और क्या। मानते हैं। जब हम सोचे कि पढ़ाई में कुछ नहीं, हम पढ़ा नहीं पाएंगे, अब बहुत पढ़ाए नहीं नौकरी मिलेगी, तो फिर पहले से सोचने से थोड़ी कुछ होगा। उसको करो फिर बाद में सोचो। कोशिश करो तो मंजिल, कोशिश करते रहो तब मंजिल मिलेगी। चलिए अहद जी के पास आते हैं, और वही हम बात कर रहे थे कि जब आप एंट्री करते हैं हॉल में, जब आप किए थे तो किस तरह का माहौल था और कैसे बातचीत क्या हुई, कैसे कैसे सवाल पूछे गए, और पूरा बुश टाइप का स्ट्रक्चर क्या था? ये देखिए, कुछ 2-3 बातें बहुत इंटरेस्टिंग हुई वहाँ पे। जब मैं बाहर गया तो मैंने पीएन से पूछा कि भैया किसका बोर्ड है अंदर? तो वो बोले कल्पना सिंह। तो मैंने कहा कल्पना सिंह, तो मुझे लगा शायद कोई मतलब लेडीज मेंबर है बोर्ड की। तो जब मैं अंदर गया तो कोई लेडीज थी नहीं। तो मुझे लगा शायद ये कल्पराज सिंह का बोर्ड है, कल्पना सिंह नहीं। वो शायद मेरे सुनने में फ़र्क आ गया होगा। हाँ, और जैसा मैंने आपको बताया कि मैं वकालत करता था, तो मेरी एक बेल एप्लीकेशन थी, उसको खारिज कर दी गई थी, और खारिज करने वाले थे जस्टिस राजवीर सिंह। और जैसे मैं दरवाजा खोला, मैं देखा वैसे ही बैठे हुए हैं राजवीर सिंह जस्टिस साहब। हाँ, इत्तेफाक था। तो मैंने कहा लगता है मेरी किस्मत इन्हीं के हाथों में है। तो फिर उसके बाद फिर मैंने कहा कि अब यही है, चलिए कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। अब कोई भी कितना भी टैलेंटेड हो, कितना भी स्मार्ट बंदा हो, लेकिन यही होता है कि थोड़ा डर तो लगेगा आपको, क्योंकि आप मतलब डर चाहे इस बात का ना हो कि सामने कौन बैठा है, लेकिन इस बात का है कि मैं कैसे जवाब दूंगा, मेरा होगा कि नहीं होगा। ये सबसे बड़ी बात है। वो चीज़ें लगातार गुदगुदाती रहती हैं, लगातार आपको प्रेशर करती रहती हैं, जबरदस्ती करती रहती हैं कि हाँ कि होगा कि नहीं होगा, सवाल कैसे आएंगे, इन सब का प्रेशर था जी। तो उसके बाद फिर वो सब चाय पे अपना कर रहे, चाय पी रहे थे। अच्छा, और वो माहौल थोड़ा सा क्रिएट कीजिए कि आप एंट्री कर रहे हैं, उसके बाद एंट्री करते ही बैठना कैसे होता है और आई कांटेक्ट कैसे बनाना होता है, बातचीत कैसे? देखिए, मुझे सिखाया गया था और कि आप राइट साइड से जाइए आराम से, एक सोबर चाल चलते हुए, और जाके आप बैठिए, और आपको निकलना लेफ्ट साइड से है अपने। हाँ, ऐसे जाना है, ऐसे आना है। तो उसके बाद जाके वो लोग आपस में बात कर रहे थे, तो मतलब उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि मतलब कौन हो रहा है, बस मतलब उनको था कि
कोई ना कोई कैंडिडेट तो आ ही गई। हाँ, तो मैं गया और मैंने पूछा बैठने के लिए, बोले हाँ, हाँ, बैठिए प्लीज़। उसके बाद उन्होंने सबसे पहले पूछा कि आप किस लैंग्वेज में बात करना चाहेंगे? बेशक। तो मैंने कहा कि सर दोनों लैंग्वेज में, आई एम इन कंफर्टेबल इन बोथ लैंग्वेज, हिंदी एंड इंग्लिश। तो बोले अच्छा, तो बोले कि किस में बेटर हैं आप? तो हमने कहा सर मैं हिंदी में बेटर हूँ। हाँ, तो उसके बाद बोले चलिए ठीक है। तो उसके बाद वो क्वेश्चन पूछने लगे मुझसे। सबसे पहले डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा की उन्होंने बात की। लेकिन सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये हुई, मैंने बोल तो दिया था हिंदी में, लेकिन जो मेरी पढ़ाई हुई पूरी इंग्लिश में हुई है, मतलब एलएलबी की। उसके पहले तो मैं यूपी बोर्ड में था, लेकिन पढ़ाई मैंने पूरी जो लॉ की है वो इंग्लिश में की है। अब मेरे सारे आंसर इंग्लिश में ही मैं देता गया कि सर लोकसभा कैन बी डिजॉल्व बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो उसका फिर कई सारे सवाल उन लोगों ने पूरा मतलब हिंदी में पूछा, और सिंस जवाब इंग्लिश में हाँ दे मेरी दे रहे पढ़ाई इंग्लिश में हुई है, मेरे हाँ। मतलब हिंदी शब्द ही ना आए मुझे, हाँ, तो मैंने पूरा जवाब जो है वो सारे के सारे मतलब इंग्लिश में ही जवाब दिए। हाँ। अब बाहर मैं आकर सोच रहा हूँ कहीं यही गड़बड़ ना हो जाए कि हाँ, मतलब कि मैंने कि- बोल दिया कि मैं हिंदी में बेशक, बोलूँगा, बेशक, बेशक। अब पूरा इंटरव्यू मेरा इंग्लिश में चला। लेकिन खैर जो भी हुआ बेहतर हुआ, वो नंबर आने पता लगा कि इंटरव्यू मेरा मेंस बहुत अच्छा हुआ था, और मेंस के भरोसे ही मेरा सिलेक्शन हुआ है, हो सकता है जी। और तो तो बाकी लीगल क्वेश्चन पूछे गए सारे के सारे, मैंने कुछ क्वेश्चन अभी बताए भी आप लोगों से। और अपना आइडियल किसे मानते हैं? अपना आइडियल मैं डी वाई चंद्रचूड़ सर को मानता हूँ, जस्टिस CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और विकास दिव्य कीर्ति सर से मैं बहुत इम्प्रेस हूँ दृष्टि IAS। क्या बातें अच्छी लगी? जो उनकी बातें, उनका समझाना किसी चीज़ को, उनका समझा देना ज़िंदगी के हर एक पहलू में काम आता है। चाहे आप समाज के किसी भी स्तर के हों, चाहे आप समाज के किसी भी पद पे हों, या किसी भी स्थिति में आप हों, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में हो, लेकिन उनकी बातें जो होती हैं आपको अंदर से झकझोरती हैं। पढ़ाई के साथ साथ और क्या क्या करते थे? पढ़ाई के साथ-साथ मैं खेलता भी था, क्रिकेट भी खेलता था, और मैं गज़लें भी लिखता हूँ अपनी, और बुक्स भी पढ़ता अच्छा, हूँ। गजल लिखते हैं? जी। क्या मुझे कैसे शब्द होते हैं आपकी गजल में? उर्दू के रोमांटिसिज्म पे लिखता हूँ ज़्यादा। दो चार लाइन। जी, अगर मैं आपको अपनी गज़लें सुनाऊँ? बेशक, बेशक। जी। भले ही ज़िंदगी भले बनी हो आँसुओं खिरमन, पर ऐ मोहब्बत कब तेरे दामन में अमन है। आँसुओं का खिरमन भले बनी हो मेरी ज़िंदगी, पर ऐ मोहब्बत कब तेरे दामन में अमन है। और तेरी झोली में नाउमीदी के सिवा क्या है इश्क, उम्मीद तो मेरे महबूब के तलबे में दफन है। ये खुद आपका लिखा? जी। कोई फेवरेट आपका एकदम जबरदस्त? फेवरेट मेरे हैं वो बता दीजिए। खलीलुर रहमान कमर हैं, पंजाब के। बोलिए एक से। जी। उनका शेर है, सोचता हूँ कि तुझे दिल से भुला दूँ, लेकिन सोचता हूँ कि तुझे दिल से भुलाऊँ कैसे। अपने होठों से मैं नशे मन को हवा क्यों दूँ, अपने हाथों से नशे मन को जलाऊँ कैसे। सोचता हूँ कि जिसे चाँद कहा था मैंने, वो किसी और के आंगन में निकलता क्यों है। जिसने पाई थी तेरे कुर्ब से दुनियाए हयात, वो तेरी याद के मौसम में अकेला क्यों है। उनकी मतलब बहुत सारी लाइनें यानी कि पूछी। बहुत खूब। तो लोग जैसे कि कभी-कभी ये कहते हैं कि लगातार 24 घंटे पढ़ना चाहिए, 25 घंटे पढ़ना चाहिए, अपने आप को लोगों से बातचीत करना बंद कर देना चाहिए, तमाम ऐसी बातें तमाम निकल के आती हैं कि इस तरीके से करना चाहिए। कैसे देखते हैं? कैसे? देखिए मैं अपनी बात बताऊँ तो मैंने बातचीत, सोशल रहना, शादी-ब्याह, दावत खाना, कुछ नहीं छोड़ा, खेलना कूदना कुछ नहीं छोड़ा, बाहर भी निकलता था। ये सब बातें अब जिनके ऊपर बैठती हैं वो जाने, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं था। मैं 24 घंटे तो नहीं पढ़ता, लेकिन हाँ मैक्सिमम टाइम मैंने अपना दिया। जितना मैक्सिमम टाइम 10-12 घंटे हो सकता है दिया। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि मैंने अपने आप को पैक कर लिया है कोई एक रूम में, सक्सेसफुल होने के बाद ही निकलूँगा, ऐसा नहीं है। क्या लगता है समाज से भी कुछ सीखने को मिलता है? बिल्कुल, अगर आपका समाज अगर सहयोग नहीं देता है, या फिर आपको वैसा वातावरण नहीं मिलता है समाज से, तो आपका सिलेक्शन थोड़ा मुश्किल होता है। सीखना चाहे तो आप हर जगह से सीख सकते हैं। बिल्कुल, आपको सीखने के लिए तो हर जगह पर्याप्त होती है। बस अपने आप को एडजस्ट करना। आप सोसाइटी को एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। जी। सोसाइटी में अपने आप को एडजस्ट आप करना है। अपने आप कर जी। ना? हाँ, सोसाइटी को तो आप बदल नहीं सकते हैं। आपको उसी में एडजस्ट करना पड़ेगा कि आपके लिए बेहतर क्या चीज़ है। सामने से जो देख रहे हैं लोगों के लिए थोड़ा-सा क्या संदेश देना चाहिए? जी, मैं तैयारी करने वाले स्टूडेंट को यही कहना चाहूँगा कि आप लोग निराश मत होइए, हम सब एक ही जैसे के होते हैं, और सबको यही लगता है कि पता नहीं कैसे लोग होते हैं जिनका सिलेक्शन होता है। लेकिन अगर आप मेहनत करते रहेंगे, हार्ड वर्क इज़ द की ऑफ सक्सेस। जी। अगर आप हार्ड वर्क करते रहेंगे तो आपका सिलेक्शन इंश्योर है। चाहे वो जज हो, चाहे ब्लास्टर हो, चाहे मास्टर हो, चाहे कंडक्टर हो, यानी चाहे जो हो, कोई आसमान से उड़ के नहीं आता है। कोई आसमान से उड़ के नहीं आता, हम ही आप बनते हैं। हम यहाँ जी। बेशक।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका समय देने के लिए। तो देखिए साहब, किस तरीके से हमारे साथ ऐद भाई थे और इनकी कहानी हमने जाना और पूरी तरीके से देखा कि किस तरीके से क्या कैसे करना चाहिए। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए दंगा टीवी न्यूज़। धन्यवाद।